आज हम बात करेंगे कथाकार प्रेमचंद पर। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद का विकास हुआ। वे कौन सी विशेषताएं हैं जो प्रेमचंद को एक अविस्मरणीय कथाकार बनाती हैं। वे उर्दू में कब आए, हिंदी में कब आए, और जो उनका समान आदर उर्दू और हिंदी में है उनके भी कारणों की पड़ताल करेंगे। प्रेमचंद, जैसा कि आप जानते हैं, सब जानते हैं, जिसे भी साहित्य की थोड़ी समझ है, जिसे भी साहित्य की थोड़ी जानकारी है, वो जानता है कि प्रेमचंद भारतीय साहित्य का एक अविस्मरणीय नाम है। हिंदी में तो प्रेमचंद के आने के बाद ही ठीक ठीक कथा साहित्य को ऊर्जा भी मिली और एक तरह से कहें तो उसका वह स्तर भी निर्मित हुआ जिसके आधार पर वह अन्य भारतीय भाषाओं के समक्ष और विश्व साहित्य के समक्ष खड़ी हो सकी। हिंदी, प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में की तरफ आए थे। 1903 में पहली बार उन्होंने एक आलेख लिखा था और ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में वो आलेख था। कई लोग ये मानते हैं कि वही प्रेमचंद की पहली रचना है। यह सूचना अब जग विदित है कि उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन में संकलित कहानियां उर्दू में लिखी गई थीं। नवाब राय के नाम से यह प्रेमचंद लिखते थे। धनपत राय उनका मूल नाम था, बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम किया। तो सोजे वतन की कहानियां स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित थीं। सभी कहानियां, उनमें भारत की आज़ादी का प्रश्न प्रेमचंद ने उठाया था। अब वे कहानियां उपलब्ध हैं, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है और यह देख सकता है कि प्रेमचंद अपने आरंभ में ही जिस एक चीज से सबसे अधिक प्रभावित हैं वह स्वाधीनता है। यह कारण नहीं है कि प्रेमचंद जैसे जैसे अपने लेखन में विकास करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ विस्तृत होता चला जाता है। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ था देश की स्वतंत्रता, यानी कि उपनिवेशवाद से भारत को मुक्ति मिले, जो अंग्रेजी सत्ता है वह देश से बाहर जाए और भारत पर भारत के लोगों का शासन हो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, राजशाही जो पहले थी वैसी व्यवस्था फिर न आ जाए। यानी कि प्रेमचंद स्वाधीनता को और विस्तृत करते हैं राजनीतिक अर्थ में भी। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यह नहीं था प्रेमचंद के लिए कि अंग्रेज यहां से चले जाएं। अंग्रेज जाएं, लेकिन यहां पर जो शासन हो उसमें वंचितों की भागीदारी हो, उन लोगों की भागीदारी हो जो सदियों से शोषण सहते आए हैं, स्त्रियों की भागीदारी हो, दलितों की भागीदारी हो, जो भी वंचना के शिकार लोग रहे हैं उनकी भागीदारी हो। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे हमने लोकतंत्र में वही चीज़ें हासिल की जो प्रेमचंद का सपना था। आज भी हम क्रमशः उसे हासिल कर रहे हैं। यह और बात है कि आज़ादी के बाद के दिन देखने के लिए प्रेमचंद नहीं थे। 1936 में उनका निधन हो गया था। तो क्रमशः हम बात कर रहे थे स्वाधीनता के बारे में। तो स्वाधीनता का एक आशय उपनिवेशवाद से मुक्ति है प्रेमचंद के लिए। जो दूसरा आशय है प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का, वह है किसानों की जमींदारों से स्वाधीनता। प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जो जमींदारों के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। वे बार बार अपनी कहानियों में भी ये बात उठाते हैं, अपने निबंधों में भी बात उठाते हैं कि सरकार और किसानों के बीच जमींदारों की जरूरत क्या है। अगर सरकार को लगान लेना ही है, जो कि नहीं लेना चाहिए किसी सरकार को, आजाद भारत में ये नहीं होता है, तो प्रेमचंद सब सवाल उठा रहे थे कि ये तो लेना नहीं चाहिए, और अगर लेना भी हो तो सरकार और किसान में सीधी बातचीत होनी चाहिए। ये बिचौलिया क्यों है जो कुछ नहीं करता, जो सिर्फ एक बिचौलिए की भूमिका में रहता है लेकिन शासक की तरह रहता है, राज करता है, कभी खेत नहीं जाता, उसे ठीक ठीक नहीं मालूम कि जहां जहां खेती हो रही है, जिन जमीनों पर खेती हो रही है, जिसका लगान उसे मिल रहा है, उन
जमीनों की स्थिति क्या है, वे कहाँ हैं, उनकी चौहद्दी क्या है, सीवान क्या है, कुछ भी नहीं मालूम उसे, लेकिन फिर भी वो मालिक है उनका। और जो रात दिन खेत में खट रहे हैं, जो रात दिन हल चला रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, अन्न उपजा रहे हैं, उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। तो प्रेमचंद ने बहुत गंभीरता के साथ तर्क सम्मत ढंग से किसानों की मुक्ति का प्रश्न उठाया जमींदारी व्यवस्था से। आप उनके उपन्यासों में देखेंगे, उनकी कहानियों में देखेंगे तो किसान जीवन की त्रासदी के साथ उम्मीदें भी आपको दिखाई देंगी। प्रेमचंद उम्मीद रखते हैं कि यदि भारत आज़ाद होगा, भारत स्वतंत्र होगा, तो किसानों को त्रासदी से मुक्ति मिलेगी। इसलिए प्रेमचंद के लेखन का एक बड़ा हिस्सा किसानों से भरा हुआ है। जो अगली स्वाधीनता की बात आती है प्रेमचंद के वहां, वह पितृसत्ता से स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रश्न आता है। जो हजारों साल से स्त्री दासता का प्रश्न है, स्त्री को उसकी जगह नहीं मिली, तमाम त्याग के बावजूद, तमाम कर्तव्य निर्वहन के बावजूद भी स्त्री को समाज में और कई बार परिवार में भी वो जगह नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। तो प्रेमचंद के लिए जो स्वाधीनता का एक अर्थ था वह स्त्री की स्वाधीनता का मामला था। स्वाधीनता का एक अर्थ प्रेमचंद के लिए था जाति पाति से स्वाधीनता। वो एक बड़ा प्रश्न था कि भारतीय समाज जाति पाति से मुक्त हो। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत में जो रहे वो भारतीय कहलाए, न कि अलग अलग जातियों का व्यक्ति कहलाए। इस अर्थ में अगर आप प्रेमचंद के राष्ट्रवाद को देखेंगे, राष्ट्र प्रेम को देखेंगे, तो अतुलनीय है वो। प्रेमचंद के लिए सर्वोच्च मानक है राष्ट्र। उनके लेखन को देखें, जो स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित उनकी कहानियां हैं, उनके उपन्यास देखें या उनके विचार देखें, राष्ट्र सर्वोपरि है प्रेमचंद के लिए। और राष्ट्र सर्वोपरि है इसीलिए उसी राष्ट्र की उन्नति के लिए वे उन तमाम विषमताओं को प्रश्नांकित करते हैं, उन तमाम विसंगतियों को प्रश्नांकित करते हैं जो भारतीय समाज के भीतर थीं। इसलिए प्रेमचंद को जब पढ़ा जाना चाहिए तो इस रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए कि उनके लिए सर्वोपरि है राष्ट्र और भारतीय समाज। तो मुक्ति का एक मामला जो दलित समाज है उसकी मुक्ति का भी मामला बनता है, आदिवासियों की मुक्ति का मामला बनता है। ये स्वाधीनता के स्तर हैं प्रेमचंद के वहां। इसी तरह से एक उनके लिए स्वाधीनता का मतलब था जो पूंजीवादी व्यवस्था आ रही थी उस समय तक, बल्कि आ ही गई थी। प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिखा था, उसे बार बार पढ़ना चाहिए। जो लोग भी प्रेमचंद को समझना चाहते हैं उन्हें उस निबंध को पढ़ना चाहिए। तो प्रेमचंद उस पूंजीवादी जो मानसिकता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उससे मजदूरों की मुक्ति की भी बात करते हैं, उनकी स्वाधीनता की भी बात करते हैं कि यदि मजदूर मिलों में काम करें, यदि मजदूर फैक्ट्रियों में काम करें तो वहां उनकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, मालिकाना में उनका हक तय होना चाहिए, न कि उनका शोषण होना चाहिए कि एक मालिक है और वो लगातार शोषण करता रहे। तो आप देखें कि भारत की राजनीतिक स्वाधीनता के साथ प्रेमचंद के मन में जो स्वप्न, प्रेमचंद के हृदय में, मन में, आत्मा में, मस्तिष्क में जो स्वप्न आया था स्वाधीनता का, वो निरंतर बृहत्तर होता चला गया। और प्रेमचंद ने स्वाधीनता के जो सपने देखे, सबसे संबंधित कहानियां और उपन्यास लिखे उन्होंने। यानी कि प्रेमचंद के साहित्य में आपको स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कहानियां मिलेंगी, हैं कहानियां। प्रेमचंद के साहित्य में आपको स्त्री जीवन से जुड़ी कहानियां मिलेंगी और बड़ी संख्या है उनकी। प्रेमचंद के साहित्य में दलित जीवन से जुड़ी कहानियां हैं, आप देखें, उनको भी देखें। हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित कहानियां भी प्रेमचंद के वहां हैं, क्योंकि वे भारतीय समाज में सामंजस्य चाहते थे। लगातार उन्होंने इस दिशा में कोशिश की और इस बात को प्रस्तावित किया कि धर्म और जाति को आगे मत कीजिए, राष्ट्र को आगे कीजिए, देश को आगे कीजिए। राष्ट्र है तो हम सब हैं। तो ये प्रेमचंद के वहां ये चीज निकल के आती है, दलित जीवन से संबंधित कहानियां, किसान जीवन से संबंधित कहानियां और किसानों के मजदूर बनने की त्रासदी की कहानियां भी प्रेमचंद के वहां आती हैं। तो ये तमाम चीजें प्रेमचंद के वहां आपको क्रमशः दिखाई देंगी और इसी क्रम में प्रेमचंद का विकास भी आपको दिखाई देगा। क्रमशः प्रेमचंद में परिपक्वता आती चली जाती है। क्रमशः जब वे स्त्रियों पर आरंभ करते हैं वहां से और जहां पर अंत तक पहुंचते हैं वो अपने उपन्यास गोदान तक या उस दौर की कहानियों तक,
जो दलित जीवन से जुड़ी कहानियां हैं, स्त्री जीवन से जुड़ी कहानियां हैं, तो आप देखेंगे कि वे निरंतर परिपक्व हुए हैं, उनकी वैचारिकता सघन हुई है, और ये होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी रचनाकार निरंतर तभी प्रगति करता है जब वो परिपक्व होता चलता है, उसकी परिपक्वता और उसकी प्रगति का गहरा संबंध होता है। ये हो नहीं सकता कि आप लगातार किताबें लिखते चले जाएं और आप में परिपक्वता न आए, तब भी लोग आपको स्वीकार कर लें, तब आप कम से कम महत्वपूर्ण तो नहीं माने जाएंगे। आपकी किताबों की संख्या 40, 50, 100 हो जाएगी, लेकिन परिपक्वता का मामला नहीं बनेगा। संभव है कि कम लिखें आप, लेकिन अंतराल देकर लिखें, समझते हुए लिखें, अपनी चेतना को विकसित करते हुए लिखें, तो परिपक्वता आए। प्रेमचंद ने प्रचुर लेखन किया और निरंतर परिपक्व हुए, निरंतर वैचारिक रूप से सुदृढ़ हुए, और उसका कारण वही था जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि उनके लिए स्वाधीनता बहुस्तरीय है और कई बार तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी कि जब वो राजनीतिक स्वाधीनता की बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई है भारत में वंचितों की स्वाधीनता, स्त्रियों की, दलितों की स्वाधीनता उससे जुड़ी हुई है। और कितना सुखद है कि हम क्रमशः आगे बढ़े हैं और तमाम वंचित समुदायों को उनके वाजिब हक मिलने लगे हैं, पिछले वर्षों में मिले भी हैं। तो ये प्रेमचंद का एक तरह से देखें तो स्वप्न सार्थक हुआ है। प्रेमचंद जैसे स्वप्नदर्शियों का स्वप्न सार्थक हुआ है। मैं आपसे कह रहा था कि 1907 और 8 में जब सोजे वतन का मामला आता है, अंग्रेज सरकार उसे जब्त कर लेती है, फिर भी प्रेमचंद के सामने ये समस्या रहती है क्या करें, कैसे लिखें। तो उनके मित्र जो उस दौर के मशहूर रिसाला पत्र कहेंगे उसे, हिंदी में पत्रिका कहना चाहें तो पत्रिका कह सकते हैं आप, जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम कानपुर से निकालते थे उस पत्र को। तो मुंशी दया नारायण निगम की सलाह पर तब धनपत राय या नवाब राय ने अपना नाम प्रेमचंद कर लिया, और जाहिर है कि आज हम प्रेमचंद ही जानते हैं। अब तो बहुत कम लोगों को याद भी होगा कि उनका नाम धनपत राय था और उन्होंने लिखने के लिए नवाब राय नाम चुना था। अब प्रेमचंद ही हैं और उसके साथ धनपत राय और नवाब राय जैसे नाम जुड़े हुए हैं। उर्दू में लिखते रहे प्रेमचंद, लेकिन उनको बराबर ये लगता रहा कि वे जहां तक पहुंचना चाहते हैं सिर्फ उर्दू में लिखकर नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने हिंदी को भी चुना। और अब तक जो उपलब्ध तथ्य हैं उनके आधार पर सौत उनकी ऐसी पहली कहानी है जो हिंदी में प्रकाशित हुई दिसंबर 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो एक तरह से देखें तो 15 से आती है। कुछ लोगों ने 1910 के आसपास भी रेखांकित किया है कि वो हिंदी में लिखने लगते हैं। मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि प्रेमचंद 1910-11 के आसपास से हिंदी की तरफ आते हैं और उनका लेखन होने लगता है। जो उर्दू में वो लिखते हैं वो हिंदी में भी आने लगता है। और बाद के दिनों में तो प्रेमचंद ने मूलतः हिंदी में ही लिखना शुरू किया और फिर उसे उर्दू में करना शुरू किया। यानी कि देखिए एक बड़ा परिवर्तन है कि पहले वो उर्दू में लिखते थे, फिर हिंदी में करते थे, स्वयं उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद स्वयं करते थे। लिप्यंतरण कहें, अनुवाद कहें, जो भी कहें आप, करते थे। बाद में हिंदी में लिखने लगे और फिर उर्दू में करते रहे। इसीलिए कुछ जो लोग प्रेमचंद के साहित्य पर काम करने वाले हैं, जिन्होंने शोध किया है, उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि कहीं कहीं टेक्स्ट में थोड़ा बहुत अंतर भी है कुछ कृतियों के, लेकिन वो ऐसा अंतर नहीं है जिससे मंतव्य पर कोई असर पड़ जाए, निष्कर्ष पर कोई असर पड़ जाए। कहीं कहीं कोई चीज दिखाई देती है। 297 कहानियां प्रेमचंद की अब तक उपलब्ध हैं। लगभग 300 का एक पद बताया जाता है, 297 उपलब्ध हैं। अब कई लोगों ने उन्हें संकलित और संपादित कर दिया है। आप चाहें तो 297 कहानियां प्रेमचंद की पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद के वे उपन्यास जो आरंभ में उर्दू में लिखे गए थे वे भी बाद में हिंदी में आ गए। बिल्कुल जो आरंभिक उपन्यास, उनके वरदान जैसे जो उपन्यास थे, वे भी हिंदी में आ गए। लेकिन जिन उपन्यासों के लिए प्रेमचंद अमर हैं, रहेंगे, जब तक हिंदी साहित्य है, जब तक उपन्यास विधा है, कहानी विधा है, प्रेमचंद रहेंगे। वे उपन्यास तो क्रमशः उसी रूप में आप देख सकते हैं कि प्रेमाश्रम है,
रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गवन है, गोदान है, और इस क्रम में आप निर्मला को भी रख सकते हैं। और कायाकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका ये कतई मतलब ना निकालें कि और उपन्यास कमजोर हैं। इन उपन्यासों का खास संदर्भ इसलिए कि ये अधिक संश्लिष्ट उपन्यास हैं। इनमें प्रेमचंद के मंतव्य अधिक सघन रूप में उभर कर आए हैं। उनकी कलात्मक क्षमता का भी निखरा हुआ रूप इन कृतियों में दिखाई देता है। उसी प्रकार जैसे 1930 के बाद की कहानियों में प्रेमचंद की कलात्मकता अपने शिखर पर है, ठाकुर का कुआं जैसी कहानी में, दूध का दाम जैसी कहानी में, या उसके पहले बहुत छोटी सी पूस की रात कहानी में, तो ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें प्रेमचंद की कलात्मकता अपने शिखर पर है। ठाकुर का कुआं तो कुल 2.5-3 पन्ने की कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन अपने मंतव्य में भी और अपनी कलात्मकता में भी वह अविस्मरणीय है। प्रेमचंद को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि अकेले प्रेमचंद ने कहानी लिखने के जितने रूप स्वीकार किए, या जितने रूपों का आविष्कार किया, या जितने रूपों का प्रयोग किया, वह भी सीखने की चीज है। पत्र शैली में लिखा, एकालाप शैली में लिखा, संवाद शैली में लिखा, परंपरागत किस्सा गोई की शैली में लिखा। मतलब आप कहानी लेखन के जितने प्रारूपों की कल्पना करते हैं उनमें से अधिकतर आपको प्रेमचंद के वहां मिल जाएंगी। यह कलात्मक निपुणता का भी मामला है और एक रचनाकार के रूप में उनके अंतः संघर्ष का भी मामला है कि जिस कथा वस्तु को, जिस प्राण वस्तु को वो अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा शिल्प उचित होगा, किस शिल्प के माध्यम से वो बात अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी। प्रेमचंद इस पर विचार करके ही अपनी कहानियों को ले जाते हैं, सामने ले जाते हैं। और यही कारण है कि आज उनकी मृत्यु के बाद भी एक लंबा जो है वक्फा बीत गया, एक लंबी अवधि बीत गई, लेकिन प्रेमचंद की लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई है, लगातार बढ़ती चली गई है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज महसूस करता है कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वह उसे रास्ता दिखा सकता है, उसका मार्गदर्शन कर सकता है। और यहीं पर प्रेमचंद का यह महत्व दिखाई देता है कि वे जितने महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में कहानी और उपन्यास को स्थापित करने के लिए हैं, उतने ही महत्वपूर्ण सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करके उसे रास्ता दिखाने के लिए भी हैं। वे लगातार कोशिश करते हैं कि चीजें ठीक हों और सुधरें। तो प्रेमचंद को इस रूप में भी देखने की और समझने की जरूरत है। आप प्रेमचंद की कोई भी कहानी उठाएंगे, आप बिल्कुल उनके आरंभिक दौर की कहानी उठाइए, पंच परमेश्वर जैसी कहानी आप उठाइए प्रेमचंद की, आपको दिखेगा कि यह आदमी अपने विजन में बिल्कुल साफ है। यह कहीं से भटका हुआ व्यक्ति नहीं है। यह कहीं से भी, जिसको आजकल बड़ी लोकप्रिय शब्दावली में आजकल अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करते हुए कंफ्यूज कहते हैं। बहुत सारे कहानीकारों को आप पढ़िए तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेखक स्पष्ट नहीं है कि यह कहना क्या चाहता है। लेकिन प्रेमचंद की कोई भी कहानी, प्रेमचंद का कोई भी उपन्यास, प्रेमचंद का कोई भी निबंध, उनका संपादकीय, उनकी कोई भी टिप्पणी पढ़कर आपको कभी नहीं लगेगा कि प्रेमचंद स्पष्ट नहीं है। प्रेमचंद बिल्कुल स्पष्ट है। वो जब पंच परमेश्वर लिख रहे हैं तब भी स्पष्ट हैं कि वे उस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जब वे ईदगाह लिख रहे हैं तब भी वे स्पष्ट हैं कि वे इस कहानी से क्या कहना चाहते हैं। जब वे बूढ़ी काकी जैसी कहानी लिखते हैं, स्पष्ट हैं कि प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। जब बड़े घर की बेटी लिखते हैं, स्पष्ट है प्रेमचंद की क्या कहना चाहते हैं। बलिदान जैसी जब कहानी लिखते हैं तो स्पष्ट हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग बलिदान के बारे में सोचते रहे कि प्रेमचंद ने क्या ये आत्मा और भूतों प्रेतों का मामला लगा दिया, लेकिन अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय कथा साहित्य में एक तरह से वह फंतासी का आरंभिक प्रयोग है। कम से कम जो 20वीं शताब्दी का कथा साहित्य है, उसके पहले के जो किस्सा टाइप की चीजें हैं उनको छोड़ दें तो उसमें दिखाते हैं। और वो कहानी इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि किसान का अपने खेतों के साथ, अपनी जमीन के साथ जो लगाव है वह सिर्फ उसके जीवन तक नहीं जुड़ा होता है। प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं
लोगों को, जमींदारों को भी, तत्कालीन लोगों को भी, सत्ता को भी, सरकार को भी यह समझाना चाहते थे कि किसान का उसकी जमीन के साथ, किसान का उसके खेत के साथ जो रिश्ता है वो आत्मा का रिश्ता है, जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। बलिदान प्रेमचंद ने इसलिए लिखी थी। इसको याद रखना चाहिए कि प्रेमचंद जब किसानों पर लिख रहे हैं तो उनके बहुविध संघर्ष को दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि लगान से मारा जा रहा है, कर्ज से मारा जा रहा है, बेटी का बेमेल विवाह करना पड़ता है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन वो दिखाते हैं कि इन सबके बावजूद भी उसका अपने खेतों से प्रेम कम नहीं होता। कभी कभी जरूर त्रस्त होकर पूस की रात जैसी कहानी में वे दिखाते हैं कि न चाहते हुए भी वो मजदूर बनने को अभिशप्त है, लेकिन उसका प्रेम नहीं कम होता अपनी जमीन से। वो जो लगाव है अपने खेतों से वो कम नहीं होता, वो आत्मा का हिस्सा है। तो प्रेमचंद की इन कहानियों को आप देखें, जैसा मैंने अभी कहा, ठाकुर का कुआं जैसी कहानी को देखें, दूध का दाम जैसी कहानी को देखें, तमाम इस तरह की चीजों को देखें और फिर उपन्यासों की ओर आएं आप, तो प्रेमचंद स्पष्ट होते हैं। जब प्रेमाश्रम लिख रहे हैं प्रेमचंद, तो उस समय के विश्व में किसानों के संबंध में जो भी आंदोलन जहां भी हो रहे थे, प्रेमचंद को उसकी खबर थी। उस उपन्यास में बुल्गारिया का संदर्भ है। आज तो बहुत आसान है कि गूगल में आप एक चीज टाइप करें और 10 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, 15 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, है ना। आपके पास सुविधा है कि आप देखें और जान जाएं कि कहां क्या हो रहा है। आज दुनिया के किसी कोने में कुछ घटित हो और तत्काल आपके न्यूज चैनलों से लेकर और तमाम तरह के साधन संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, आपको मिल जाता है। लेकिन 1917 में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, 1918 में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और प्रेमचंद का यह उपन्यास प्रेमाश्रम 1918 में आता है और तब प्रेमचंद को यह मालूम है कि बुल्गारिया में किसानों ने अपने हक के लिए विद्रोह कर दिया है। इससे प्रेमचंद के चेतस होने का पता चलता है, वही कि वो किसी लोकप्रिय माध्यम के लिए और सिर्फ लोकप्रियता के लिए या लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे थे। उनका उद्देश्य था कि जब वो किसान जीवन पर लिख रहे हैं तो इससे साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास का विकास तो हो ही, लेकिन लोगों की चेतना भी बदले, लोगों का चित्त भी बदले, लोग किसानों के बारे में अधिक सहृदय हों, सहानुभूति से सोचें और सरकारों की दृष्टि भी उस ओर जाए। और तब तो किसानों की बदहाल स्थिति थी कि वो कई तरह की मार के लिए अभिशप्त थे। औपनिवेशिक मार, जमींदारों की मार, जाति की मार, तमाम तरह के संघर्ष, पट्टीदारी और निरंतर जमीन के बंटते जाने का संघर्ष, कि परिवार का बढ़ते जाना और जमीन का बंटते जाना, तो तमाम तरह की मार किसान के जीवन में उपलब्ध थी। तो प्रेमाश्रम जैसे उपन्यास को लिखते हुए प्रेमचंद ले आते हैं और उसके भीतर बड़ी चीज यह है कि उसमें बलराज जैसा एक विद्रोही चरित्र वो पैदा करते हैं। पता चल जाता है प्रेमचंद के मन में कि किसानों को लेकर क्या है। बलराज जैसा चरित्र हालांकि उस उपन्यास में वो उस जिस परिणत तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसका उदय उस उपन्यास में, उसका आक्रोश, उसका विद्रोह जो दिखता है, वो प्रेमचंद का मंतव्य स्पष्ट करता है। वो बताता है कि प्रेमचंद किसानों के बारे में क्या सोच रहे थे। और यह कितनी बड़ी बात है कि भारत का पहला बड़ा किसान आंदोलन जो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में संपन्न हुआ, वह अवध का किसान आंदोलन प्रेमाश्रम के लिखे जाने के बाद हुआ। यानी कि यह नहीं कह सकते कि अवध के किसान आंदोलन की प्रेरणा से प्रेमाश्रम लिखा गया। मैं यह भी नहीं कहने जा रहा कि प्रेमाश्रम की प्रेरणा से अवध का किसान आंदोलन हुआ, लेकिन प्रेमचंद के चेतस होने का, चेतना संपन्न होने का, जो दृष्टि संपन्न होने का मामला है, वो इससे स्पष्ट होता है कि वो कितनी गहरी संलग्नता थी उनके पास। भारतीय भाषाओं में पहला किसान जीवन का उपन्यास छमाड़ 8 गुंठ है, फकीर मोहन सेनापति का, जो उड़िया में लिखा गया था और एक आदर्शवादी किस्म का उपन्यास है। प्रेमाश्रम में भी आदर्श है, लेकिन यह आदर्श जो है वह उस रूप में नहीं है कि चलो अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। प्रेमचंद एक संकल्पना के रूप में आदर्श को ले आते हैं कि किसान जीवन को कैसे सुविधा संपन्न और सुखी बनाया जा सकता है। यही बात कर्मभूमि में किसानों
का आंदोलन लेकर आते हैं। प्रोफेसर साहब हैं जिनके साथ किसानों की पूरी बातचीत का मामला लेकर के वो आते हैं, जबकि वो स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास है। और जहां भी मौका मिलता है प्रेमचंद को किसानों का संदर्भ लाते हैं, और गोदान में तो अनिवार्य रूप से लेकर आए हैं प्रेमचंद, और वो चीज हमारे सामने दिखाई देती है। प्रेमचंद के बारे में जब भी आप एक कथाकार के बारे में विचार करें, जब आप सोचें तो मुकम्मल विचार करें। उनके नाटकों को भी देखें, जो करबला जैसा नाटक उन्होंने लिखा, जब उन्होंने किसानों, स्त्रियों, दलितों, तमाम तरह की वंचना के शिकार लोगों के बारे में निबंध लिखे, टिप्पणियां लिखी, उनको भी जरूर पढ़िए। जब आप प्रेमचंद के निबंधों को पढ़ेंगे, प्रेमचंद की टिप्पणियों को पढ़ेंगे और उसके साथ उनकी कहानियों को पढ़ेंगे, उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे, तो गलत पाठ की संभावना कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि सिर्फ कहानी पढ़ने से कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि प्रेमचंद किसी के प्रति असहिष्णु हैं, या किसी के प्रति उनके बारे में राय उतनी अच्छी नहीं है। जबकि जैसे ही आप प्रेमचंद के निबंधों को पढ़ते हैं, वैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि प्रेमचंद का मंतव्य बिल्कुल साफ है कि वे एक उन्नत भारतीय समाज की कल्पना कर रहे थे। वे एक ऐसे भारतीय समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि हो, भारतीय होने का बोध सर्वोपरि हो, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने हिंदी कहानी साहित्य को और कथा साहित्य को वह ऊंचाई दी जिस पर आज हम सबको गर्व है। यदि प्रेमचंद न हुए होते तो आज हिंदी का कथा साहित्य जिस रूप में हमारे सामने है, जितनी प्रगति उसने की है, जितनी ऊंचाई उसने हासिल की है, कहना मुश्किल है कि ऐसा हो पाता। यह प्रेमचंद के नाते संभव हुआ, इसका श्रेय प्रेमचंद को जाता है। यह आश्चर्य नहीं है कि आज प्रेमचंद की तमाम कृतियों के साथ पाठकों का एक ऐसा रिश्ता बन गया है, एक ऐसा संबंध बन गया है कि उन्हें लगता है कि यह उन्हीं की अपनी कृति है। यह जो बोध है, यह बहुत बड़ी बात है। ये कम रचनाकारों को नसीब होता है कि उसके कृतियों को पाठक अपनी कृति समझे, उसके साथ आत्मीयता के उस धरातल पर चला जाए जहां कोई विभेद संभव ही नहीं है। गोदान के साथ यह होता है, प्रेमचंद की अन्य कृतियों के साथ भी ये होता है कि वे हमारा तरह तरह से विरेचन करती हैं, हमारा कैथारसिस करती हैं और हमें एक उन्नत मनुष्य बनाती हैं, और साहित्य की एक महान विधा के रूप में उपन्यास से या कहानियों से हमारा परिचय भी कराती हैं। प्रेमचंद के जीवन और लेखन में निर्णायक मोड़ 1921 में आया, जब गोरखपुर में महात्मा गांधी का व्याख्यान हुआ। स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई तेजी से चल रही थी। महात्मा गांधी उसके केंद्रीय व्यक्तित्व बन गए थे। पूरा देश महात्मा गांधी की ओर बहुत उम्मीद से देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। गांधी जी जो कहते, वह देश में बहुत तेजी से बात फैल जाती थी। वो सारी की सारी बातें गांधी जी की तेजी से फैल जाती थीं, और लाखों करोड़ों लोग गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। प्रेमचंद भी उनमें से एक थे। 1921 का गांधी जी का वह भाषण गोरखपुर का प्रेमचंद के लिए निर्णायक साबित हुआ। वे पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये बड़ा त्याग था उस दौर में। एक मध्यवर्गीय व्यक्ति, निम्न मध्यवर्गीय से थोड़ा ही आगे का व्यक्ति, उनको लगा कि गांधी जी जब कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में यह करना चाहिए तो करना चाहिए, और गांधी जी से गहरे प्रभावित होकर प्रेमचंद अपने लेखन में आगे बढ़ने लगे। लेकिन याद रखिए कि वे सिर्फ गांधी जी से प्रभावित नहीं थे। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों ने भी उनको प्रभावित किया। पश्चिम के भी उन विचारों ने जिनसे वे अपने देश के राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रीयता को समझ सकें, समझा सकें, उन विचारों ने भी उनको प्रभावित किया। और कुल मिलाकर प्रेमचंद स्वयं में एक चिंतक थे। वे सिर्फ लोगों से प्रभावित लेखक नहीं थे, बल्कि एक चिंतक के रूप में भी उनका अपना अस्तित्व है। हजारों पृष्ठों में जो उनका चिंतन बिखरा हुआ है, उसे भी देखा जाना चाहिए और तब प्रेमचंद को समझा जाना चाहिए।